हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है मेरे चैनल में, जिसमें हम कोर्स पढ़ रहे हैं प्राइम यानी कि फिजिक्स रिवीजन इन मिनट्स विद एंजॉयमेंट। ठीक है, ये कोर्स एक क्रैश कोर्स है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। इस कोर्स में हम जो है एक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, उसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स जो भी क्वेश्चंस बन पाते हैं कॉलेज एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम से लेकर, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने जो है एक लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। जो टॉपिक था वो था आरसी सर्किट। ठीक है, हमने इससे पहले आरसी सर्किट की चार्जिंग पढ़ी थी कि चार्जिंग कैसे होती है। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो यूट्यूब में जाकर फिजिक्स बाय अक्षय से सर्च करें, फिजिक्स बाय अक्षय आरसी सर्किट, वो लेक्चर आ जाएगा, वो आप देखें। ठीक है, वो अच्छे से समझने के बाद में हम डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट जो है वो कैसे होता है उसको समझने के लिए ये पहले सर्किट देखें, ये सर्किट कैसे काम करेगा। देखो, इस सर्किट में क्या दिया हुआ है, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R है, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, और इसके अलावा यहां पर दो जो है स्विचेस लगे हुए हैं S1 और S2, और ये एक बैटरी लगी हुई जिसका EMF E है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं इस सर्किट में, इस स्विच S1 को हम ऑन करते हैं और S2 को ऑफ रखते हैं। ठीक है, स्टार्ट में हम क्या करते हैं, S1 को ऑन रखते हैं और S2 को ऑफ रखते हैं। तो क्या होगा, इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव, ये डंडी जो है वो बैटरी के पॉजिटिव को बताती है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा, और जैसे जैसे करंट फ्लो होगा वैसे वैसे बैटरी, ये कैपेसिटर की जो ये प्लेट्स है, इस प्लेट पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जमा होने लग जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा होने लग जाएगा। क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इससे, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा, और जैसे ही फुल्ली चार्ज होगा तब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ये मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इसमें चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी कैपेसिटर की चार्जिंग। अब हम क्या करते हैं कि जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, जैसे ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, हम क्या करते हैं, स्विच S2 को जो है ऑन कर देते हैं और S1 को ऑफ कर देते हैं। जैसे इसको ऑन करेंगे, यहां इसका बैटरी से संपर्क टूट गया, बैटरी से इसका कनेक्शन टूट गया, तो इसको अब कोई एक्स्ट्रा चार्ज की सप्लाई नहीं होगी। अब इसके पास में जो भी चार्ज है, इस प्लेट पर जो है पॉजिटिव है और इस प्लेट पर नेगेटिव है, तो ये हाई पोटेंशियल प्लेट है और ये लो पोटेंशियल प्लेट है, यानी ये उच्च विभव की प्लेट है और ये निम्न विभव की प्लेट है। और हमें पता है कि जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये सर्किट पूरा हो गया और यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, यहां पर करंट फ्लो होने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन इधर, करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और घूमकर इस प्लेट पर जमा होंगे। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहां पर ये प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कम होने लग जाएगा, और यहां पर आकर जमा हो रहे हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज कम होने लग जाएगा। मतलब धीरे धीरे कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज कम होने लग जाएगा, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज भी कम होगा, और जैसे जैसे चार्ज कम हो रहा है इन प्लेट्स पर जो पोटेंशियल है यानी विभव है वो भी कम हो रहा है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। इसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कम होगा, मतलब यहां चार्ज भी डिक्रीज होगा और करंट भी डिक्रीज होगा। अब ये कैसे होगा, इसका मैथमेटिकली इक्वेशन क्या बनेगी उसको हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली इक्वेशन बनाने के लिए हम इस सर्किट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये जो ऊपर सर्किट दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहती है कि कोई भी जो सर्किट आपको दिया हुआ है उस सर्किट में आप एक क्लोज लूप बना लो, एक बंद लूप बना लो, एक बंद पथ बना लो। मतलब करना क्या है, हमें सर्किट में एक राउंड लगाना है। ठीक है, मान लो इस आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पॉइंट्स दे देता हूं, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, बाय यूजिंग
केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज किया, ठीक है, और एक राउंड मार के आते हैं हम इस सर्किट में, ठीक है। राउंड मारने का मतलब क्या हो गया, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया घूमकर वापस उसी पॉइंट पर हमें आना है। और उस राउंड में जितने भी एलिमेंट आते हैं हमारे पास, जितने भी अवयव आते हैं, जैसे कैपेसिटर आता है या रेजिस्टेंस आता है या बैटरी आती है, उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि उनके जो विभवांतर है उनको हम जोड़ते जाएंगे और विभवांतरों का जो जोड़ होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इस राउंड में आता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पर जो है वो विभवांतर कैसे निकालते हैं, तो हमने किसी मोमेंट पर मान लिया कि इस पर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा और नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव क्यू चार्ज होगा, ठीक है। तो मतलब क्यू चार्ज है इस पर और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। तो कैपेसिटर पर जो विभवांतर होगा वो होगा क्यू बाय सी। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस पर कितना विभवांतर होगा, आई आर होगा, ठीक है। अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, तो आप देखो कैपेसिटर पर जब हम ए टू बी जाते हैं, ए टू बी जा रहे हैं मतलब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं मतलब विभव में वृद्धि हो रही है। पहले नेगेटिव था विभव, फिर अब ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहां पर जो है ये जो विभवांतर आएगा वो प्लस का आएगा। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस पर बी टू सी जाते हैं, बी टू सी जाने का मतलब हो गया कि हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि करंट हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है, तो यहां विभव में कमी आ रही है, ठीक है। बी टू सी में जाने में विभव में कमी आ रही है, तो ये जो साइन होगा ये माइनस का होगा, इक्वल्स टू इनका जो बी टू सी आ गया। अब वापस सी टू ए आए तो ना तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है, तो यहाँ कोई विभवांतर नहीं है, विभवांतर 0 है। तो ए टू घूमकर वापस ए पर आए तो हमारे पास ये दो विभव है, इनका जो जोड़ होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि यहां करंट जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, dq बाय dt। जो करंट फ्लो होगा यहां पर वो हम लिख सकते हैं कैसे, dq बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। लेकिन यहाँ dq बाय dt किसको बता रहा है, चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज को। कैपेसिटर पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर पर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो हम मैथमेटिक्स से जानते हैं जब भी कोई क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज में आगे साइन क्या लग जाता है, माइनस का। तो आई की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का dq बाय dt। बात आ रही है समझ में। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, इसमें जैसे ही रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, q बाय सी। आई की जगह पर माइनस dq बाय dt रखेंगे तो ये प्लस का dq बाय dt इंटू आर इक्वल्स टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे dq बाय dt को, तो ये माइनस का dq बाय dt हो जाएगा 2 में r। अब क्या करेंगे, q वाली टर्म एक तरफ लेते हैं और टाइम वाली टर्म एक तरफ लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये 1 में RC, यार इधर आ गया, dt ऊपर चला जाएगा, dt इक्वल्स टू माइनस में dq बाय q, ठीक है। ये यहां तक हमने इक्वेशन निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना और इंटीग्रेट करके सॉल्व हो जाएगी ये इक्वेशन, ठीक है। पहले यहां तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया होगा आपके। अब देखो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, dq बाय q इक्वल्स टू माइनस का dt बाय RC। मैंने क्या किया, ये माइनस साइन इधर भेज दिया और इन दोनों को जो है एक्सचेंज कर दिया। अब इंटीग्रेट करते हैं, dq बाय q को इंटीग्रेट, माइनस dt बाय RC को इंटीग्रेट। 1/q का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/q का इंटीग्रेशन log q होगा, ठीक है। इक्वल्स टू ये dt, RC कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो माइनस का t बाय RC प्लस कोई कांस्टेंट k लग जाएगा। यहाँ कांस्टेंट k क्यों लगा, क्योंकि यहाँ हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट k लग गया। अब क्या करें, अब जो है हम यहाँ पर इसको बाउंड्री वैल्यू से, बाउंड्री प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। बाउंड्री प्रॉब्लम क्या कहती है कि एक कंडीशन जो हमें पता हो, जैसे कि स्टार्टिंग में हमें पता है जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, ठीक है, उस समय कितना चार्ज है। जैसे ही हमने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया है तो एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है,
जब हमने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया है उस समय कितना चार्ज था कैपेसिटर पर, तो हमें पता है उस समय कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज था, फुल्ली चार्ज था कैपेसिटर। ठीक है, याद करो सर्किट में जो है वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद ही हमने उसको डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया, तो t इक्वल्स टू 0 पर जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज होगा। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो वैल्यू रखते हैं Q की जगह Q मैक्सिमम आ जाएगा और t की जगह 0 प्लस k, यानी हमारे पास ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू होगी log Q मैक्सिमम। ये कांस्टेंट k की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रखें, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा log Q बराबर में माइनस T/RC प्लस log Q मैक्सिमम। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो टर्म है हम इस तरफ ले आते हैं इसको, तो log Q माइनस log Q मैक्सिमम इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का T/RC। अब log M माइनस log N क्या होता है बच्चों, log M माइनस N log M अपॉन log N, तो ये बन जाएगा log Q अपॉन Q मैक्सिमम बराबर माइनस T/RC। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लेने का मतलब यहां से लॉग हट जाएगा और ये सारा टर्म e की पावर में आ जाएगा, तो Q अपॉन Q मैक्सिमम और e की पावर माइनस T/RC। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Q इक्वल्स टू Q मैक्सिमम e की पावर माइनस T/RC। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे चार्ज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हमने निकाल ली। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यानी t इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो Q कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0 मतलब e की पावर 0 और किसी की पावर 0 मतलब कितना होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 को Q मैक्सिमम से गुणा किया तो Q मैक्सिमम, t इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q मैक्सिमम गुणा e की पावर माइनस में 1 अपॉन RC। t इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो Q इक्वल्स टू Q मैक्सिमम गुणा e की पावर माइनस 2/RC। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है यहाँ e की पावर जो है वो नेगेटिव में इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब चार्ज डिक्रीज होता जाएगा। और जब यहाँ टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ t की जगह इनफाइनाइट रख दो, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, मतलब चार्ज 0। तो धीरे धीरे चार्ज डिक्रीज होता होता 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इतना यहां तक नोट कर सकते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और नोट्स भी उतारते जाएं। अब देखो इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है इसका, तो यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट में चार्ज मैक्सिमम है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है और इनफाइनाइट टाइम पर जाकर ये 0 होगा, तो ये एक्सपोनेंशियली कर्व का ग्राफ आएगा। अब इसमें आप देखो एक टर्म और डिफाइन कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिफाइन की थी, समय नियतांक। तो देखो टाइम कांस्टेंट क्या टर्म होगी, जैसे यहाँ टाइम को टॉ बराबर में RC मान लें। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, Q इक्वल्स टू Q मैक्स e की पावर माइनस RC अपॉन RC। RC से RC कट जाएगा तो ये Q मैक्स बाय E। तो टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम होता है जिस पर जो चार्ज है, कैपेसिटर का जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 1/e टाइम हो जाए। 1/e टाइम का मतलब कितना होता है, 1/e की वैल्यू जो है वो होती है 0.37। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो टाइम जिस पर कैपेसिटर डिस्चार्ज होते समय
मैक्सिमम चार्ज का 0.37 टाइम्स रह जाए, या यूं कहते 37% ही चार्ज उस पर रह जाए, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो 63% डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, तो वह टाइम, मैं थोड़ा बाई लैंग्वेज में लिख रहा हूं, वह टाइम जिसमें कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 37% रह जाए, या कैपेसिटर (63% डिस्चार्ज हो जाए, उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डिस्चार्जिंग का भी टाइम कांस्टेंट, देखो चार्जिंग का भी टाइम कांस्टेंट यही था कि जिसमें कैपेसिटर जो है 63% चार्ज हो जाए और डिस्चार्जिंग में भी 63% डिस्चार्ज हो जाए, ये टाइम कांस्टेंट होता है। और दोनों ही टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, RC आती है। ठीक है, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इस RC का डायमेंशनल फॉर्मूला या इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या होगी, तो ये यूनिट जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम।